अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर ऑफिस से होंगे। मैं हूँ ज़ुनैर अशरफ और प्यारे दोस्तों, यार गोट फार्मिंग के रिलेटेड ना एक मुकम्मल सीरीज़ या वर्कशॉप हमारे दूसरे चैनल पर चल रही है। ठीक है, तो उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं कोशिश कर रहा हूँ उस चैनल पर आपको गोट फार्मिंग के 20 से 25 वीडियोज़ आएगी मुकम्मल, इंशाल्लाह आपको डिटेल मिल जाएगी। उसके बाद कैटल फार्मिंग, बर्ड फार्मिंग, कैमल फार्मिंग, हर किस्म की फार्मिंग को इंशाल्लाह कवर करूँगा आहिस्ता आहिस्ता। तो यार आप मुझे उस चैनल पर सपोर्ट करें, वो एक अर्निंग वाला चैनल है। इस पर मैं आपको जानवरों का शौक करवाता हूँ। ठीक है, तो आज इस पर भी गोट फार्मिंग के आपको पता है काफ़ी पहले भी वीडियोस टिप्स आ चुकी हैं। एक अच्छी सी वीडियो लेके आया हूँ। ठीक है, वीडियो का टॉपिक यह है जी, मैं आपको बताऊंगा कि गोट फार्मिंग की कुछ ऐसी तल्ख हकीकतें। ठीक है, हमेशा आपने यूट्यूब पर वीडियोस देखकर यही सोचा होगा कि गोट फार्मिंग में बहुत फ़ायदा है। हाँ, मैं मानता हूँ, मैं इस चीज़ को खुद भी प्रमोट करता हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। ठीक है, और भी काफ़ी दोस्त प्रमोट करते हैं, इसीलिए करते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। लेकिन मैं कुछ दिन पहले फेसबुक पर आई थिंक या व्हाट्सएप पर एक पोस्ट पढ़ रहा था। किसी दोस्त ने कहा था कि यूट्यूबर या कोई भी गोट फार्मिंग के मुतालिक जो बंदा भी बात करता है, वो आपको ये चीज़ें नहीं बताता जो कि गोट फार्मिंग में काफ़ी तल्ख बातें हैं। अगर हर बंदे को इनका इल्म होगा, इनके देखकर वो गोट फार्मिंग करेगा, तो आपको इंशाल्लाह ये तो नहीं है कि मुनाफा ही होगा, लेकिन एक अच्छा फार्म बनाने में आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं सर। अच्छा जी, पहली मैं आपको 10 पॉइंट बताने वाला हूँ। पहली चीज़ सुने, जितनी भी आप वीडियोस देखते हैं, मेरी देख लें, किसी बंदे की भी देख लें, शायद ही किसी ने बताया हो, मैंने भी नहीं बताया होगा, मुझे खुद जैसे जैसे इल्म हो रहा है चीज़ का मैं आपको बता रहा हूँ। कोई बंदा भी आपको ये नहीं बताता गोट फार्मिंग की वीडियोस में कि बकरी के जो बच्चे होते हैं उनका मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा होता है। आई थिंक 50 to 70% बच्चे पाकिस्तान में बकरियों के मर जाते हैं। ठीक है, तो यार आपको पता होना चाहिए कि ये बकरियों में मोर्टेलिटी रेट बच्चों का बहुत ज़्यादा होता है। अब आप कहेंगे भाई यार शरह इमवात इतनी ज़्यादा है, तो हम कैसे उनको बचा सकते हैं? मैं आपको इस चीज़ को ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगा, बाकी पॉइंट्स को मैं ट्राई करूंगा कम से कम एक्सप्लेन करूं, तो ये ज़रा सुन लीजिएगा। अच्छा जी, करना सबसे पहले आपने क्या है कि बकरी के जो बच्चों की जो पैदावार लेनी है वो बेस्ट किडिंग सीज़न में लेनी है। बेस्ट किडिंग सीज़न आपका आ जाता है जी अक्टूबर, और अक्टूबर के बाद आई थिंक नवंबर के करीब, और सितंबर। ठीक है, 9, 10, 11 माह। इसमें जो बच्चा पैदा होता है उसकी शरह इमवात मेरे ख्याल में 2016 में हमारी बकरियों ने 40 बच्चे पैदा किए थे, और मरे कितने थे? सिर्फ एक बच्चा। उसकी रीज़न वो आई थिंक उसके ना कानों पे दाने बन गए थे, उस वजह से उसकी डेथ हुई थी। तो शरह इमवात बहुत कम होती है। अगर आप बेस्ट ब्रीडिंग सीज़न में बकरियों के बच्चे हासिल करेंगे तो इंशाल्लाह 90% चांसेस होते हैं कि आपके ज़्यादा बच्चे बच जाते हैं। 10% मीन के 10 में से एक बच्चे हलाक होने के चांसेस होते हैं, वो भी कम हो सकते हैं अगर आप अच्छी केयर करते हैं। दूसरी चीज़, आपने जब बकरी बच्चे डिलीवरी करती है, उसको बच्चे को आधे घंटे बाद माँ का दूध पिलाना है। छोटी छोटी बातें मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप ये मत बाद में पूछें कि भाई इस चीज़ का मज़ीद बताएं। 30 मिनट बाद आपने बच्चे को माँ का दूध पिलाना है। दूध इतना पिलाना है कि जितना वो हजम कर जाए। ठीक है, अब उसके बाद बच्चे को और माँ को अलग जगह में रखना है, उस दोनों को मिल के इकट्ठे रखना है। 21 दिन तक आपने बच्चे को सिर्फ उतना दूध पिलाना है जितना वो नेक्स्ट जब आपने दूध पिलाना है ना दिन में, उतना उसका पेट हजम कर जाए। ये नहीं करना कि मुकम्मल पेट भर देना, सिर्फ इतना पिलाना है कि नेक्स्ट वो हजम कर जाए। जब आपने नेक्स्ट टाइम दूध पिलाना है ना तो उसका पेट खाली हो। तीसरी चीज़, 21 दिन के बाद आपने बकरे को जो बच्चा होता है, छोटा बच्चा, उसको माँ के साथ बिल्कुल खुला छोड़ देना है। जितना उसका दिल करता है उससे दूध पीने दे। ठीक है, और इसका फिर में बाद में उसका हाजमे का कोई इशू नहीं रहता। एक और चीज़, अब 21 दिन के बाद आप अपने जो बकरी के बच्चे हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता खुश्क चारे की तरफ लेके आएँ, वंडा वगैरह ऐड करें, उनको थोड़ा थोड़ा दिखाएं, वो आहिस्ता आहिस्ता मुँह मारने लग जाएंगे। ठीक है, तो इनसे फ़ायदा ये होगा कि वो चारे की तरफ खुश्क चारे से स्टार्ट करें, 2 माह की एज तक उनको ये देते रहें, बाद में सब्ज़ चारे की तरफ आ जाएं। इंशाल्लाह बकरी के बच्चों की ग्रोथ भी देखिएगा और उनका मोर्टेलिटी रेट भी काफ़ी कम होगा। ये मैं ज़्यादा थोड़ा सा डिस्कस कर गया हूँ, मुझे इल्म है, लेकिन मुझे लगा यार ये बातें हर बंदे को इल्म में होनी चाहिए, और सारा साल माल में बकरा मत छोड़ा करें। ठीक है, अब हमने क्या किया जी, आपको गोट फार्मिंग का एक बहुत सस्ता, और सस्ते की अलग बात है, हर बंदा वीडियो बनाता है, वो एक अपना उसका एक पॉइंट होता है, वो सस्ते के मुताबिक बता रहा है या महंगे के मुताबिक। ठीक है, वो एक अलग बात है, मैं उसको नहीं है यहाँ टीज कर, या इनके उसको मैं पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बनाने वाला। बेसिकली कोई बंदा भी शेड होता है ना, जो शेड पर खर्च आना होता है,
बकरी की जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट है उसमें मैंने जो वीडियोस अभी तक यूट्यूब पर देखी हैं, शायद एक दो बंदा हो, मैं ये नहीं कह रहा कि हर बंदा ही, लेकिन वो शेड की कॉस्ट को ऐड नहीं करता। ठीक है, तो आप जब भी गौट फार्मिंग स्टार्ट करें, आप शेड का जो खर्च है उसको भी ज़रूर ऐड करें। ये ना हो कि आप 3 लाख के, आपके पास 3 लाख रुपए है, आप बस ये समझे मैंने 3 लाख के जानवर ले लिए, मेरी सिर्फ इतनी इन्वेस्टमेंट है। अब जो शेड का खर्चा है आप उसे भी ज़रूर ऐड किया करें। ठीक है, ये थी दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ जी, गोट फार्मिंग में चराई के लिए मुलाजिम नहीं मिलता। हम आपको कहते हैं जी बकरियां पाल ले पाल ले पाल ले, स्टार्ट में बंदा खुद इरिटेट हो जाता है, तो फिर वो क्या करता है, यार कोई बंदा मैं रख लेता हूँ चराई वार बकरियों की चराई के लिए, तो आपको वो बंदा नहीं मिलता इजीली। ठीक है, मुलाजिम। अच्छा, मुलाजिम आपको मिलेगा कहाँ से? बेस्ट तरीका यह है कि आप गांव वगैरह के किसी बंदे से रब्ता करें, किसी व्यापारी से या किसी मंडी के बंदे से कर लें। उसे कहें मुझे गांव से कोई बंदा ले दे यार जो 10,000 के करीब चले ले ले, 10,000 में गांव से अच्छा खासा मुलाजिम मिल जाता है। और मिलते भी वो है, आपको पता गांव वाले बंदे का एक्सपीरियंस भी ज़्यादा होता है इस फील्ड में, तो आपको एक अच्छा मुलाजिम गांव से मिल सकता है। बात बताने का मकसद ये है कि आपको कोई बंदा इन चीज़ों के बारे में नहीं बताता, बताते भी होंगे, लेकिन शायद मुझे लगा कि मुझे भी बतानी चाहिए, इसलिए मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। अच्छा जी, चौथी चीज़ मैं आपको बता दूँ। अब मुलाजिम हमने रख लिया, लेकिन हमको कैसे पता चलेगा कितनी बकरियों के लिए कितने मुलाजिम चाहिए? कम से कम 25 बकरियों के लिए मेरे ख्याल में एक मुलाजिम काफ़ी है। अगर वो बाहर चराई करती हैं तब भी किसी हद तक काफ़ी है, अगर वो फार्म पर हैं तब तो 30 बकरियों 40 के लिए भी एक मुलाजिम काफ़ी है। ठीक है, क्योंकि फार्म पर तो सिर्फ आपने वो आपका एक चारा पड़ा होता है, वंडा होता है, आपने देना होता है, तो मुलाजिम ने सिर्फ उन्हें बकरियों को देना होता है, साफ सफाई करनी होती है, तो वो एक मेरे ख्याल में, ठीक है ना, वो एक एडजस्टेबल या एक इजीली आराम से हैंडल कर सकता है बकरियों को। 4 पॉइंट मैं आपको बता चुका हूँ जी, 5वें की तरफ मैं जा रहा हूँ। 5वां ये है कि हम आपको बता देते हैं आप शेड बना ले, सस्ता सा शेड बना ले, सस्ता सस्ता काम कर ले। ठीक है, मैं खुद मानता हूँ, मेरी वीडियोस भी पहले आई होंगी, लेकिन वो जिस मैंने पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी और बंदे ने बनाई होगी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई होगी, वो बेस्ट होंगी एट द टाइम, लेकिन ऐसा ऐसा मज़ीद चीज़ खुलती जा रही है। जब आपने शेड बना लिया सस्ता सा, आप हवादार बना रहे हैं, तो हम ये नहीं सोच रहे होंगे सर्दियों में हमने यार इसे कैसे कवर करना है। ठीक है ना, हम कोई बंदा भी आपको ये नहीं बता रहा यूट्यूब पर कि सर्दियों में शेड को कैसे कवर करना है। अब जी चले वो बात अलग है, हम शेड की तरफ आते हैं। आपने करना क्या है कि अगर आपका शेड ज़्यादा हवादार है, ठीक है, आप तरपाल मेरे ख्याल पंजाबी में, जो भी उर्दू में तरपाल या तरपाल कहते हैं, तरपाल, आप उसका इस्तेमाल करें। ठीक है, अपने जो फार्म है चारों तरफ उसे लगाएं सर्दियों में। ठीक है, उसके अलावा कोई बंदा आपको ये नहीं बताता कि फार्म की जगह को खुश्क कैसे रखना है सर्दियों में। सर्दियों में आप जानवरों को हीट प्रोवाइड करने के लिए जो होता है ना, चावल का भूसा होता है, जिसे पराली भी कहते हैं पंजाबी ज़ुबान में, आप वो ले लें, वो जानवरों के नीचे आप बिछा दिया करें। एक दिन के बाद उठाई, बाहर फेंक दी, ठीक है, फिर नेक्स्ट रख ली। इस तरह आपको पता मुश्किल तो सिर्फ 1-1.5 माह होता है, दिसंबर और जनवरी वाला, बाकी तो इतनी मुश्किल नहीं होती। ठीक है, तो आप फार्म को इस तरह खुश्क भी रख सकते हैं, रोज़ाना सफाई करें। ठीक है, तो खुश्क रखने का बेस्ट तरीका ही पराली है, हम खुद ये यूज़ करते हैं, शायद मेरी पहले जो वीडियो स्टार्ट में आई हैं आप उनमें देखा भी हो। ठीक है, तो आप पराली का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, तरीका नहीं है ये बात मैं आपको बताने वाला हूँ, छठी। ज़्यादा जानवरों का एक्सपेंस कहाँ होता है, चराई पर या फार्म पे रह के? बेसिकली आपको पता है चराई पे ये है कि अगर आपने एक मुलाजिम रख लिया तो आप उसे मंथली 10,000 रुपये दे रहे हैं, तो वो जाएगा बाहर से चराई करवा के। लेकिन अगर आप मुलाजिम की खिदमत करेंगे, थोड़ी बहुत मिलकर उससे प्यार से करेंगे डील, तो वो जानवरों की आपकी केयर अपने जानवरों की तरह करेगा। ठीक है, वो जाएगा सारा दिन चराई वगैरह करवा के, आपका तकरीबन महीने का 15,000 रुपये खर्च आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। चराई का मुझे इल्म है, हम खुद करवाते हैं। जब बात आती है फार्म की आपको वंडा भी देना पड़ेगा, खुश्क चारा भी देना पड़ेगा, फिर मुलाजिम को भी तनख्वाह देनी पड़ेगी, फिर आपको हर टाइम आपको यही होगा फार्म साफ़ भी रहे, फार्म क्लीन भी रहे, हर किस्म की आपको फार्म में फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, फार्म के शेड की भी काफ़ी कॉस्ट होगी। तो मेरे ख्याल में जो फार्म पर जानवर रहता है उसको ज़्यादा मीन के बंदे का एक्सपेंसेस आते हैं, जो चराई वाला आता है उसके एक्सपेंसेस कम होते हैं। लेकिन एक चीज़ बता दूं, फार्म का जानवर मैंने जो देखे अभी तक हमेशा मोटा होता है, चराई वाला जानवर थोड़ा सा कम मोटा होता है। फार्म वाला जानवर का इशू ये होता है कि उसकी मोस्टली चांसेस होते हैं, जब बकरे वगैरह मैंने देखे हैं ना, हर के नहीं, थोड़े बहुत के होते हैं, कि वो जब एक जगह पर सिर्फ बैठकर या खा रहे होते हैं, कभी कभार 100% नहीं, उनकी जो टांगें भी होती हैं ना बकरों की, वो भी फिरने के चांसेस हो जाते हैं। अब जो बंदा बकरों का शौक कर रहा है उसे समझ आ गई होगी ये बंदा बात ठीक कर रहा है। ठीक है,
तो चराई वाले मीन के आपको मैंने दोनों का कंपैरिजन भी यार कर दिया है, ठीक है। अब आप पे डिपेंड करता है, अगर आपके इलाके में चराई है तब आप चराई को इस्तेमाल करें। चराई भी सिर्फ वो इस्तेमाल करें जो आपके नज़दीक हो। ज़्यादा जानवरों को मूव भी मत कराएं, ठीक है ना। ज़्यादा ज़्यादा लंबा डिस्टेंस मत कीजिएगा, उससे बेहतर आप फार्म पर ही रख लें, ठीक है। अच्छा जी, बात मैं आपको मेरे ख्याल में 9वीं या 8वीं बताने वाला हूँ। कोई बंदा आपको, ये अभी तक एक दोस्त ने मुझे बताया था कि यार हमें कोई नहीं बताता कि जानवरों को सब्ज़ चारे में क्या दें, ठीक है। अब सब्ज़ चारे की जब बात करते हैं, गर्मियों में डिफरेंट होता है, सर्दियों में डिफरेंट होता है। गर्मियों में अगर हम चराई की बात करें तो उसमें हम दरख्त वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। दरख्तों में शहतूत, दरेक, नीम जिसे कहते हैं, बेरी और पॉपुलर, और गर्मियों की मैं बात कर रहा हूँ सिंपली, ठीक है। पॉपुलर वगैरह आ जाते हैं इनमें, और जंतर आ जाता है। वो दरख्त तो नहीं है, पौधा ही है, ठीक है, जंतर आ जाता है। और सर्दियों की बात करें तो उसमें हम बरसेम, लूसन और मटरी, आलू एंड गर्मी में मकई और गंदम भी आ जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें चराई में आपको मिल जाती हैं। फार्म पर भी आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें ना। किसी पिंड भी इनके गाँव की थां होती है, जगह होती है, ठीक है। आप वहाँ से जाके ये चीज़ें फ्री में इकट्ठी कर सकते हैं। सीरियसली, हम मकई, जब मकई लोग में इनके काटते हैं ना, हम कम से कम 20 से 25 मन ऐसे इकट्ठी कर लेते हैं एक सीज़न की। क्योंकि लोगों ने जब अपनी वो मकई उठानी होती है तो वहाँ छलियाँ वगैरह जो सिट्टा होता है वो रह जाता है। हम बाद में इकट्ठा करके 4-5 दिन में हम इतनी इकट्ठी कर लेते हैं। 4-5 नहीं, मेरे ख्याल से 8 से 10 दिन में, ठीक है। अपना जाते हैं दोपहर को, अपना काम किया 2-3 घंटे और इकट्ठी बंद करी नहीं। अच्छा प्यारे दोस्तों, मोबाइल की यार बैटरी ना बिल्कुल डेड हो चुकी है। 2 पॉइंट मेरे रह गए हैं, मैं माज़र करता हूँ, अभी बताना चाह रहा था, लेकिन इन पर मज़ीद वीडियो लंबी भी आ सकती है। एक पॉइंट ये है कि कोई बंदा आपको नहीं बताता कि जानवरों की वैक्सीन कब करवानी है, ठीक है। और एक और चीज़, कोई ये नहीं बताता कि फार्मिंग में ज़्यादा पैसा है या ट्रेडिंग में। इंशाल्लाह इस टॉपिक पर लंबी वीडियो लेके आएंगे, मुकम्मल एक्सपर्ट बंदे से भी बात करेंगे, ख़ुद भी बात करेंगे, सर्च भी करेंगे। तो चले यार, आज के लिए इतना काफ़ी है। माज़र करता हूँ कि मोबाइल की ना बैटरी डेड होने वाली है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ना इसी टॉपिक पर वीडियो लेके आएंगे।